what is the biggest misconception people have about investments? मिसकंसेप्शन नहीं बोल सकते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी। What's the one discipline that you wish everyone followed regardless of their income level? In the long run अगर हम देखें तो 1000 रुपए से वेल्थ क्रिएशन हो सकती है। हम म्यूचुअल फंड में तो मैं खुद से भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ ना, तो why I need a professional? इन्वेस्टिंग इज जस्ट 10% ऑफ योर जर्नी। मेन मेजर पार्ट इज द सर्विस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। आज के इस महंगाई के दौर में अपने पैसे को सेव करना और सेव किए हुए पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है, ये हम सब जानते हैं। तो हमारा आज का ये पॉडकास्ट कंप्लीटली बेस्ड होने वाला है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के ऊपर। फॉर दिस टुडे वी हैव विद अस वीना राजाध्यक्षा, जो पिछले 18 साल से फाइनेंस फील्ड में है। विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, शी इज हेल्पिंग हर क्लाइंट्स with wealth creation, and not just wealth creation but also protecting that wealth with the help of insurance. So काफी knowledgeable podcast होने वाला है। First of all, thank you so much ma'am for this opportunity. थैंक यू सो मच पार्थ फॉर इनवाइटिंग मी। पहले तो मैम हमें ये बताइए कि आपके करियर की शुरुआत कैसे हो, लाइक हाउ यू एंटर्ड दिस फील्ड? जब मैं 18 साल पहले मैं सोच रही थी कि मैं खुद का कुछ स्टार्ट करूं, तो टाटा ये लाइफ इंश्योरेंस से मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई। और जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई भी हम लोग जो भी सेविंग्स करते हैं उसका बेस हमेशा इंश्योरेंस होना चाहिए, फाउंडेशन हमेशा इंश्योरेंस होना चाहिए। तो मेरा भी वही फाउंडेशन रहा एज अ इन माई फाइनेंशियल फील्ड एक्चुअली, जहाँ से मैंने शुरुआत की। और जब मैं एक्चुअली लोगों को मिलने लगा तब मुझे समझने आया कि लोगों को नॉलेज बहुत कम है ये भी फील्ड में। और लोग इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, सेविंग्स तो कर रहे हैं, लेकिन वो उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं जिसमें उन लोगों को आगे जाके फ़ायदा हो। सो मुझे ये फील्ड बहुत अच्छी लगी, जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि मैं कस्टमर में किसी को भी जो मिल रहे उनको मैं वैल्यू ऐड कर रहा है। और जहाँ पर मैं वैल्यू ऐड कर रही हूँ मतलब मैं उनका फ़ायदा पहले कर रही हूँ और फिर मेरा हो रहा है फ़ायदा, तब जाके मैं ये काम कर रही हूँ। टाटा में जब मैं ज्वाइन किया तो टाटा एज यू नो इट्स ऑन ट्रस्ट। ओके, ट्रस्ट उसके मतलब एवरीथिंग लाइक ऑनेस्टली काम करो, ट्रस्ट ट्रस्ट बढ़ाओ कस्टमर्स के साथ, विन विन होना चाहिए कस्टमर आपका। तो इंश्योरेंस का मेरा एक बेस हो गया। फिर बेस होने के बाद मैंने सोचा कि मुझे बाकी के भी प्रोडक्ट्स मेरे बास्केट में होने चाहिए ताकि मैं कस्टमर को उन प्रोडक्ट्स में भी हेल्प करूँ। तो इंश्योरेंस के बाद फिर मैंने म्यूचुअल फंड्स और जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस सारे बकेट मेरे पास हैं, जहाँ पर अगर कस्टमर मेरे पास आते हैं उनके सेविंग्स के रिगार्डिंग कुछ भी पूछने के लिए, मैं उनको सारे फील्ड में हेल्प कर सकती हूँ। तो एक वन स्टॉप सोल्यूशन है वीएनआर इन्वेस्टमेंट इनके लिए। सो दैट्स हाउ वीएनआर स्टार्टेड। मैम, जब हम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? दोनों ही इम्पोर्टेंट है बाप, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स भी है। सेविंग्स, अरे तो इंडिया में हर एक जन सेव करता ही है, मतलब दे हैव द हैबिट ऑफ कीपिंग मनी ऐसे ही। ओके, बट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इज योर मनी ग्रोइंग इन विथ इन्फ्लेशन? जैसे कि अगर जैसे महंगाई बढ़ रही है उस रेट ऑफ रिटर्न से आपका पैसा ग्रो हो रहा है क्या? तो अगर उसको आप प्रॉपरली इन्वेस्ट करते हैं इन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जहाँ पर आपको एक एज के ऊपर रिटर्न आता है, तो ही वो सेविंग का मीनिंग है। नहीं तो सेविंग खाली आपको एक साइकोलॉजिकल है कि हाँ मैंने सेव कर दी है, लेकिन देन आफ्टर अ फ्यू इयर्स यू विल बी अलार्म, अरे बाप रे मेरे पास इतना पैसा है लेकिन ये पैसा मेरे लिए इनफ नहीं है फॉर माई रिटायरमेंट, ये पैसा मेरे लिए इनफ नहीं है मेरे चाइल्ड एजुकेशन के लिए। तो मैंने इन्फ्लेशन बीटिंग प्रोडक्ट चूज़ किया है क्या? मैंने प्रॉपर एडवाइस लेकर के वो प्रोडक्ट इन्वेस्ट किया है क्या? वो सारी चीज़ें, वो ऑल दीज कंपोनेंट्स कम इन टू द पिक्चर। सो इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टिंग योर मनी टू ग्रो वो अनदर लेवल। तो हमने इन्फ्लेशन का एक पॉइंट बताया, तो इन्फ्लेशन कितना चल रहा है एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दैट कैन The बीट इन? average inflation of any अमीरी इंडिया में ऐसे चल रहा है जैसे 6% 7% हम कैलकुलेट करते हैं। सो अगर आपका कोई भी रिटर्न 6% से कम आ रहा है, जैसे 7% से कम आ रहा है और 7 ही आ रहा है, तो आपका रिटर्न प्रॉपर नहीं है, मतलब आप जो सेविंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट राइट फॉर। सो नाउ इफ आई आस्क अबाउट व्हाट इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट जिससे मैं इन्फ्लेशन को बीट कर सकता हूँ? पार्ट में एक बात बोलती हूँ कि उसमें म्यूचुअल फंड एक प्रोडक्ट है जो डेफिनेटली आपका इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है।
क्योंकि हमने लास्ट पास्ट परफॉर्मेंस ही देख रहे हैं हम लोग कि 12% तो रिटर्न्स आते ही हैं म्यूचुअल फंड में, 12 to 50 लोग बोलते हैं, लेकिन रिटर्न आते ही है। तो वो जो 12% भी अगर हमने बेस लाइन पकड़ा तो भी आपके 7% इन्फ्लेशन और 12% रिटर्न, तो आपका जो रिटर्न है वो एज अबाउट हो जाएगा। तो आप एक्चुअली इन्फ्लेशन के साथ चल रहे हो, तो आपका इंस्ट्रूमेंट ग्रो हो रहा है, आप सिर्फ सेव नहीं कर रहे, आप तो उसको इन्वेस्ट कर रहे हो और आपके पैसे को बढ़ा रहे हो। मतलब मैं मेरे पैसे को सेव कर रहा हूँ और उस सेव किए हुए पैसे को मैं वाइजली इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वहां पे मैं इन्फ्लेशन जो 7% है उसको भी मैं बीट कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप 6% के सामने 6% ही रिटर्न कोई आ रहा है आपको, तो आपका जीरो रिटर्न पकड़ा जाओ। करेक्ट। सी इफ योर इन्वेस्ट 6% इन्फ्लेशन है, आपका रिटर्न 6-7% है, तो आपका रिटर्न आइदर 1% है या जीरो रिटर्न। मतलब अगर मैं मेरे एफडी जैसे कोई स्कीम में अगर मैं मेरा पूरा पैसा डाल देता हूँ जहाँ पे मुझे 7% 8% रिटर्न मिल रहा है तो वर्थ इट नहीं। वर्थ इट नहीं है इन द सेंस, वो सिर्फ साइकोलॉजिकली है कि हाँ मैंने इन्वेस्ट किया है, लेकिन दैट मनी इज नॉट वर्किंग फॉर इट्स अ गाइड ऑफ मनी शुड ग्रो, मनी शुड ग्रो एंड मनी शुड वर्क फॉर यू। इज योर मनी वर्किंग फॉर यू और इज जस्ट इन्वेस्टेड और इट्स जस्ट सेव्ड? इट इज अ कॉन्सेप्ट, इट्स अ डिफरेंट थिंग। जैसे इन्फ्लेशन बीटिंग ही जैसे फर्स्ट स्टेप इज हमारा वही है कि हम कस्टमर को अवेयर कराएं कि आपने जो भी इन्वेस्ट किया है, अगर मैं उनका पोर्टफोलियो देखती हूँ कि उन्होंने अब तक कितने सेविंग किए हैं, क्या किया है, अगर उसमें कोई करेक्शन की ज़रूरत है, तो मैं वो सबसे पहले वो करती हूँ कि आपका प्रोडक्ट्स जो भी आपने अभी सही किया है या आगे जाके करने वाले हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स आपका इन्फ्लेशन बीटिंग 100% लेने की। और अगर आप जस्ट अब एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको कि जस्ट जब मैं बैठती हूँ किसी किसी कस्टमर्स के साथ बात कर रही, जो मेरे क्लाइंट्स हैं जो मुझे पूछते हैं कि मेरे को इन्वेस्ट करना है मेरे बच्चे के लिए, मेरे रिटायरमेंट के लिए, सो चाइल्ड एजुकेशन इन्फ्लेशन इज़ द हाईएस्ट। मतलब आप अगर बात करो तो मैं अगर रिटायरमेंट प्लानिंग में ये करंट इन्फ्लेशन से कर सकते हैं, लेकिन चाइल्ड एजुकेशन इन्फ्लेशन एंड हेल्थ इन्फ्लेशन बोथ आर ग्रोइंग एट मोर देन 15%। तो 10 to 15 से चाइल्ड एजुकेशन इन्फ्लेशन ग्रो हो रहा है, तो क्या आपके इन्वेस्टमेंट्स उस बेसिस के रिटर्न दे रहे हैं क्या? तो वो सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ताकि मैं अभी in one podcast I will not be able to explain, but definitely there are too many things in this planning part कि मैं क्या क्या करूँ। मतलब मैं पहले चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग करूँ कि रिटायरमेंट करूँ, जो भी करूँ, आप जो भी स्पेयर अमाउंट आपका रखना चाहते हो, हम लोग आपके प्रायोरिटी गोल के हिसाब से हम लोग वो प्लानिंग शुरू करें। और डेफिनेटली इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न इज द फर्स्ट स्टेप। ओके। सो म्यूचुअल फंड्स आर देयर एज अ प्रोडक्ट। ओके मैम, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन पीपल हैव अबाउट इन्वेस्टमेंट्स? मिसकंसेप्शन नहीं बोल सकते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी। लाइक मैं अगर एक्स अमाउंट कमा रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मेरा सैलरी बढ़ जाएगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँ। या फिर उनको ऐसा लगता है कि अगर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग या जो भी करना है उनको जो रिच है या फिर बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं उन लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन कि एज 0 as 500 यू कैन सेव। तो ओके। 500 से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो बाद में जैसे आपकी सैलरी बढ़ रही है एवरी ईयर, उसमें आप 10-20% भी अगर डालते रहो, ओके, तो भी आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बन है। मतलब चलो के रिटर्न विल बी वेरी गुड, जस्ट एज वी स्पोक अबाउट इन्फ्लेशन मीटिंग वॉट एवर। फर्स्ट स्टेप अबाउट इज यूज टू स्टार्ट, बिकॉज कल तक वो पैसा आपको जीरो रिटर्न दे रहा। फर्स्ट स्टेप इज टू स्टार्ट विद एज लो एज 500, 1000, वॉट एवर। आज हम लोग कहीं पर भी एक वीकेंड जाते हैं तो भी हम लोगों को 1000 रुपीज़ ईजिली खर्च हो जाए। तो उसमें से भी अगर आप खींच कर 500 रुपीज़ आप अपने लिए सेव कर सकते हो, अपने फ्यूचर के लिए रख सकते हो, तो इट विल बी रियली गुड। आप ऐसे मत सोचो कि खाली रिच और जो है उनको ही खाली प्लानिंग की ज़रूरत है, नहीं। हर एक इंडिविजुअल जो अर्न कर रहा है ही हैज़ टू सेव। मैम 500 रुपये से तो कोई भी शुरू कर सकता है, इवन लाइक कोई बहाना नहीं दे सकता कि मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। नहीं दे सकता है वो। So that is the point actually. So I think you should, first step is to start. Let it be any amount. उसके बाद आप ही खुद ही you will only see in another 2-3 years when you see the return of you'd feel good about yourself. Then you will add to your investments. Then you will understand उसका meaning क्या है. And भगवान ना करे कभी emergency के लिए अगर वो पैसा यूज हो तो you look back and say अच्छा हो गया मैंने ये पैसा रखा अलग। So every penny whatever you are earning उसमें से एक थोड़ा सा पैसा भी आप अलग रख सको, वो it will be really good. सो दैट्स व्हाट आई एक्चुअली टेल माई इन्वेस्टर्स कि कुछ भी हो, अब आपका जो भी खर्चा निकालो, सब कुछ निकालो, 500 तो रख ही सकते हैं, 500, 1000 या एवरेज सैलरीज भी अभी आज जितनी है, एवरेज बंदा भी कर, अभी जैसे इन्फ्लेशन हमने बात की थोड़ी देर पहले,
कि हमारा घर अभी एवरेज किसी पैसे से चल रहा है, तो उतना पैसा अगर आप घर पे दे सकते हो, उसमें से आप 1,000-500 अलग इन्वेस्टमेंट के लिए, सेविंग के लिए निकाल ही सकते हो, राइट? Correct. What's the one discipline that you wish everyone followed regardless of their income level? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप जो भी कमा रहे हो उसमें से जितना भी मिनिमम, मतलब मैंने 500, इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, लेकिन कोई बंदा एक 50,000 कमा रहा है, 1 लाख कमा, को 5,000, 1,000, 10,000 जो भी बेसिक है वो सेव कर ही सकता है, राइट? सो इंडिया में हमारे कैसे रहता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक इन 18 years एक्सपीरियंस, आई हैव मोर देन मेरे 200-250 क्लाइंट्स टुडे। सो जब मैंने देखा कि जब उनसे बात करती हूँ तो उनका कैसा रहता है कि इनकम लेस एक्सपेंसेस, बचा तो सेव, विच आई डोंट डिसअग्री टू देम। आई टेल देम कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका क्या होना चाहिए कि इनकम में से पहले सेविंग निकालो, फिर आप एक्सपेंसेस है। तो उसमें कैसा होता है, जैसे एस आई पी, अगर आप एस आई पी करते हो तो जैसे आपका जैसे इनकम आ जाता है, आपका एस आई पी आप डेबिट हो जाते हैं। तो अगर वो उतना भी आपने डिसिप्लिन रखा तो आपका जो बचेगा वही आप एक्सपेंसेस में डालोगे। तो आप हर साल उस एस आई पी को बढ़ा लो। आपने इस साल 5,000 से स्टार्ट किया, नहीं 6,000 से स्टार्ट किया। सो ये जो अपना खुद को डिसिप्लिन अगर लगाओगे तो यू विल नॉट नो कि व्हाट काइंड ऑफ मनी यू विल गेट व्हेन यू वांट एट द राइट टाइम, एट द राइट, मतलब जैसे रिटायरमेंट का टाइम हो गया, या कोई भी, मतलब आपको 5 साल के बाद एक गाड़ी लेनी है, या 10 साल के बाद आपको होम लोन पे करना है। तो सो मेनी थिंग्स आर देयर व्हेन यू हैव इन माइंड, लाइक सबका एक एक गोल्स होते हैं, लेकिन उन लोगों को किस तरह से, किस एंगल से उसमें सोचना है, उन लोग खाली ब्रश ऑफ कर देते हैं वो चीज़। ठीक है, कल करता हूँ, नेक्स्ट टाइम करता हूँ, अभी मेरी 1 लाख सैलरी चलो 1.5 लाख होने के बाद करता हूँ, या मेरे पास 10,000 स्पेयर है, चलो अभी नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दूँ। सो इट हैज़ टू बी डन येस्टरडे, ऐसा हम लोग बोलते हैं। मतलब कोई भी इंश्योरेंस, जैसे हम लोग टर्म इंश्योरेंस बोलते हैं, कल नहीं पढ़ना, इट हैज़ टू बी डन येस्टरडे। Okay. सो एनीथिंग व्हाट यू वांट टू डू, अगर आपका गोल वो आपके दिल से है, जैसे कि आपके बच्चे के लिए आपको कुछ करना है, या आपके रिटायरमेंट के लिए आपको कुछ करना है, या फिर आपको अर्ली रिटायरमेंट लेना है। देर आर पीपल आई हैविंग माई कस्टमर्स हु आर दिस यंग जनरेशन हु आर सेइंग कि मैम आई वांट टू रिटायर बाय 50। सो दैट्स अ वेरी गुड गोल एंड दे आर रेडी टू इन्वेस्ट फॉर दैट। सो ऐसा आप गोल बेस्ड करोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट्स अपने आप आ जाएंगे, मतलब आप पैसा निकालोगे उसके लिए। अब हैपाजर्ड रैंडम कोई भी आ गया और आपने इन्वेस्ट स्टार्ट किया तो वो आपके लिए मायने नहीं रखता, मतलब पता नहीं चलेगा, खाली कर रहे हो इन्वेस्ट। सो इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू एक्चुअली हैव अ गोल बेस्ड थिंग वेर यू इन्वेस्ट, एंड आप कहीं ना कहीं से वो पैसा निकालो। एक बार आप स्टार्ट करोगे तो यू विल मैनेज, बट स्टार्टिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट। दैट इज वन पीस ऑफ एडवाइस, यू जस्ट टेक योर फर्स्ट स्टेप, एवरीथिंग विल फॉलो। अगर मैम रिसोर्सेस लिमिटेड है, जो पैसा बचा पा रहा हूँ मैं वो लिमिटेड है, तो व्हाट शुड बी माय फर्स्ट प्रायोरिटी, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट? डेफिनेटली इंश्योरेंस, बिकॉज कोई भी इन्वेस्टमेंट का पिरामिड होता है, वो पिरामिड का बेस इज इंश्योरेंस। जैसे कि हम बात करते हैं कि इंश्योरेंस कितना होना चाहिए किसी भी बंदे का, वैसे कि एज के हिसाब से हम लोग देखते हैं, लेकिन अगर आप थंब रूल देखें, जैसे हम लोग को थंब रूल बोलते हैं, कि अगर कोई बंदा 10 लाख एनुअल कमा रहा है, मान लो कोई सैलरीड पर्सन है 10 लाख, उसका 20 टाइम्स उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। मीन्स उसके पास मिनिमम 2 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस। ओके, तमिज। टर्म इंश्योरेंस, ओके। तो टर्म इंश्योरेंस ऐसा है कि मैं, व्हाट इफ आई डोंट रीच होम टुडे, सो माई फैमिली शुड बी वेल प्रोटेक्टेड एंड आई एम द ओनली ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, ओके। एंड इफ आजकल के ज़माने में हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, बोथ आर एक्चुअली पेइंग लोन्स, एवरीथिंग, both should be adequately insured so that they support each other if something happens to each other, plus if they have children whatever, so ये cover ज़रूरी है। 20 times is the baseline what I told। अभी हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना एक इंश्योरेंस निकलता है, वो भी when we sit across the customer we will take the data from him and accordingly we'll guide him। so base तो definitely हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। इसके लिए पैसा नहीं है ये नहीं बोल सकते हैं ये। जैसे कि मैं बहुत बार ऐसे बोलती हूँ कस्टमर को मेरे, कि कार इंश्योरेंस हम लोग एक 15 दिन पहले ही रिव्यू करते थे ना, लेकिन जो कार चला रहा है उसका क्या, इज ही ऑल्सो एडिक्वेटली इंश्योर्ड, विच इज़ नॉट। आप रैंडम देखे, मैं इतना फाइनेंशियल प्लानिंग कर रही हूँ तब भी मेरे घर पे भी अंडर इंश्योर्ड ही है, मैं खुद भी अंडर इंश्योर्ड हूँ, क्योंकि हमारा इनकम लेवल बढ़ता है, हमने लिया हुआ इंश्योरेंस 10 साल पहले। सो यू नीड टू रिव्यू इट, एंड वो जो हमारा पिरामिड अगर बेस अच्छा हो तो आप फिक्र फ्री आगे जाके आपके बाकी इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस कर सकते हो, आपके काम पे फोकस कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, बिकॉज यू आर फ्री। कि मेरे को अगर लोन है और
लाइबिलिटीज़ है, मेरे डिपेंडेंट्स है, मुझे कुछ हुआ तो मेरा दिट विल बी टेकन केयर ऑफ. सो यू आर ऑल्सो फ्री. देन यू कैन वर्क. आपका बिजनेस है तो आप बिंदास काम कर सकते हो. आपकी सैलरी बढ़ रही है तो फिर आपका देर आर पॉलिसीज वेयरिंग यू कैन इंक्रीज योर कवर देयर. हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस भी इन्फ्लेशन बीटिंग होना चाहिए, तो उसको आप हर 5 साल में उसको रिव्यू करूँ वापस बढ़ा. तो ये बेस अगर आपका स्ट्रांग होना तो आप भी आराम से आपका काम भी कर सकते हो एंड कैन लिव पीसफुली. पीस ऑफ माइंड जो बोलते हैं वो इंश्योरेंस से पहले आती. तो उसके लिए आपको पैसा निकालना ही, 2 करोड़ का कवर ज़रूरी है. ठीक है, आज आपके पास वो अमाउंट नहीं है, 2 करोड़ के कवर को एक्स अमाउंट रिटर्न चाहिए, ऐसा चाहिए, तो आपको जो कंफर्टेबल है वो लो. आप 50 लाख से शुरू करो, आप 1 करोड़ से शुरू करें, आप 2 करोड़ को 2-3 साल में 2 करोड़ तक पहुँचो. वो ज़रूरी है कि आपको इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, बिकॉज दैट्स द बॉटम बेस ऑफ योर इन्वेस्टमेंट. जैसे आपने टर्म इंश्योरेंस की बात की, इफ यू टॉक अबाउट एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस, तो मिनिमम मेरा मेडिक्लेम कितने का होना चाहिए? इनकम का 25 टाइम्स होना चाहिए. मतलब 25, अगर 10 लाख का इनकम है तो एवरेज एक 15 to 20 lakhs का एक मेडिक्लेम होना ही चाहिए. और वो अर्ली आप लोगे तो आपका जो वेटिंग पीरियड है वो सब जब निकल जाता है. ओवर बियर्स देर आर समथिंग कॉल्ड एज टॉप अप पॉलिसीज, जो आपको मिनिमम प्रीमियम में भी आपको ज़्यादा कवर कर सकता है. सो ऑल दैट, देर आर टू मेनी थिंग्स दैट इन दैट ऑल्सो, बट उतना दोनों का इक्वल रिजल्ट चाहिए. मतलब बोथ द थिंग्स शुड बी देयर इन योर बेस ऑफ योर दिनम, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल ऐसा नहीं है कि मैं ओल्ड हो जाऊंगा तभी मुझे कुछ हो, ऐसा नहीं है. सो अभी एवरीथिंग वी वांट, सी वी आर लिविंग इन लग्जरी, वी वांट गुड हॉस्पिटल, वी वांट अ गुड डॉक्टर. सो एटलीस्ट 20 टाइम्स तो होना ही चाहिए. मतलब एक 15 to 20 lakhs का इंश्योरेंस मिनिमम होना चाहिए. और इफ़ यू हैव अ फैमिली फ्लोटर तो फिर वापस वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. सो ऑल दैट यू हैव टू प्लान, सिटिंग विद अ एक्सपर्ट गाइडिंग यू फॉर दैट एंड ऑल्सो रिव्यूइंग इट ओवर द ईयर्स. ओके, तो मैम फर्स्ट स्टेप है इंश्योरेंस. पहले आप इंश्योरेंस ले लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस. उसके बाद आई शुड मूव टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट. करेक्ट. एंड इफ यू टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, तो उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा? म्यूचुअल फंड. तो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपका वेल्थ क्रिएट कर सकते हो. देर आर प्रोडक्ट्स वेयर विच गिव्स यू इंश्योरेंस एंड मार्केटिंग रिटर्न्स ऑल्सो. सो देर आर वेरियस प्रोडक्ट डिपेंडिंग ऑन द पर्सन और उसका मतलब उसका कैपेसिटी टू पे. एज पर दैट वी गिव देम द प्लान. तो उस हिसाब से हम उनका प्लान कर सकते. मैम, व्हाई शुड आई स्टार्ट माय इन्वेस्टमेंट जर्नी विद म्यूचुअल फंड? पर थोड़ी देर पहले हमने जो बात किया था कि पिरामिड का बेस इंश्योरेंस है, तो आपका इंश्योरेंस हो गया. हाँ लो, आपने इंश्योरेंस ले लिया, आपका बेस कंप्लीट हो गया. तो जब मैं किसी को मिल रही हूँ तो मैं सिर्फ ऐसा नहीं बात कर रही हूँ कि अगर आपको कुछ हुआ तो आपको पैसा, आपकी फैमिली को पैसा मिलेगा. नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट डाइंग टू अर्ली, आई एम टॉकिंग अबाउट लिविंग टू लॉन्ग. लिविंग टू लॉन्ग का क्या मतलब? कि मैं पूरा मेरा लाइफ जीने वाला, उसमें मुझे अलग अलग माइलस्टोन्स पे पैसे लगेगी. मुझे रिटायरमेंट के लिए मेरा आई नीड द पर्पज फॉर दैट. सो आई हैव टू प्लान दैट एज वेल. आई एम ओनली नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग ओनली इंश्योरेंस. आई एम टॉकिंग अबाउट वेल्थ क्रिएशन. आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग. एंड म्यूचुअल फंड से अच्छा कौन सा प्रोडक्ट हो? द मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स आर the base of the insurance, which is inflation beating, as I already told you. So it is very important for him to create wealth for himself and make his money grow. Inflation beating for sure. और in general liquidity भी है म्यूचुअल फंड में. आपको फंड मैनेजर्स हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, जो आपके पैसे हैंडल कर रहे हैं. एंड वॉट एल्स यू वॉन्ट इन वन इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पर आपको रिटर्न भी हाई मिल रहा है. आपके पास अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है, जहाँ पर अभी आप खुद से करने जाओगे तो आपको नहीं होगा. You are not an expert in that. So let the expert handle your money and you sit back and enjoy your returns. So I feel that is the best product today available in the market for anybody who wants to create wealth. मैम, जिन लोगों के इरेगुलर इनकम सोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल हर मंथ वो सेम नहीं कमा पा रहे, तो उनके लिए अब क्या कहोगे? लाइक हम लोग कैसे इन्वेस्ट करेंगे फिर? गुड क्वेश्चन. सी, इन्वेस्टमेंट सबके लिए ज़रूरी है. जैसे कि गोल किसी का, सबके गोल सेम ही होते हैं. मतलब उनको किसी ना किसी चीज़ के लिए इन्वेस्ट करना है. जैसे मैं बार बार वही बोल रही हूँ कि कोई घर के लिए यूज़ कर रहा है, चाइल्ड एजुकेशन के लिए कर रहा है, रिटायरमेंट के लिए कर रहा है, जो भी उसका एक्स गोल है. जब 5 साल में उसको कोई गाड़ी लेनी, तो सबके गोल्स तो होते हैं. तो वो गोल अगर अचीव नहीं हुआ तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैंने इरेगुलर रिटर्न था, मेरा इनकम था तो मैंने वो इन्वेस्ट ही नहीं किया. सी, एवरी मंथ आपका एक फिक्स्ड इनकम होता है जो आता है, या फिर आपका इरेगुलरली आता है. आपके एक्सपेंसेस तो फिक्स्ड है घर के,
जहाँ पर आप ग्रोसरीज लाते हो, आपके घर में मेड्स है, अगर आप वो बिजनेस ओनर है तो ड्राइवर्स है, जो भी है, आपके बच्चों की फीस है, या फिर आपके रेगुलर एक्सपेंसेस है, आप वीकेंड्स को बाहर जाते हो, इफ़ यू कैन मैनेज दैट ऑन मंथली बेसिस, वाई नॉट अ स्मॉल अमाउंट फिक्स्ड मंथली बेसिस, एंड इफ नॉट फिक्स्ड अमाउंट मंथली बेसिस, चलो आपको SIP नहीं हो रहा है, हर महीना एक एक्स अमाउंट रखो ना। एक महीने में आप 1 लाख रखोगे, एक महीने में आप 10,000 रखोगे, एक महीने में 2 लाख रखोगे, या 3 महीने के बाद आप 5 लाख रखते, लेकिन कीप इन्वेस्टिंग। मतलब यू हैव टू टेक your money, you'd snatch your money out of your expenses and do it, is what I always tell people. खुद से नहीं होगा, अदरवाइज इफ यू डोंट कीप दैट डिसिप्लिन। SIP इसीलिए डिसिप्लिन लगता है मुझे, क्योंकि एक बार आपने कमिट कर दिया तो बैक टू द माइंड यू नो कि ये मेरा महीने का पैसा जाने वाला है। तो कुछ अमाउंट ऐसा रखो जो आप डिसिप्लिन में रखोगे। आप 1 लाख डाल सकते हो महीने का, लेकिन आपने 10,000 ही डिसिप्लिन में डाल। वो सेम प्रोडक्ट में आप जब भी आपके पास लमसम आए उसमें ऐड करते रहो। ये क्वेश्चन था मैम मेरा कि SIP करना सही है कि लमसम करना सही है। तो जो लमसम हो सकता है, आप SIP भी स्टार्ट कर सकते हो, लमसम भी स्टार्ट कर सकते हो। लमसम आप आपके हिसाब से, लमसम का कैसे होता है, देयर इज नो डिसिप्लिन ना। कभी तो भी मेरे पास रहा तो कुछ और एक्सपेंस आ गया तो मैं वहाँ खर्चा कर देती, सो डिसिप्लिन नहीं है वहाँ पर, राइट। मगर अगर SIP एक एक्स अमाउंट आप फिक्स करो, जैसे मैंने आपको वापस वापस बोल रही हूँ कि आपकी ग्रोसरीज आप हर महीना लाते हो, तो आपके घर में अगर 20-25 हज़ार का ग्रोसरी आता है, उसमें 35 हज़ार का ग्रोसरी आया ऐसा समझ लो। या फिर अगर कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, उसका महीने का खर्चा महीने का 2 लाख 5 लाख है, तो उसमें और 1 लाख वो डाल ही सकता है इन्वेस्ट करने के लिए SIP। 100%। और अगर नहीं भी डाल सकता, वो बेसिक जो कमिट कर सकता है वो शुरू शुरू करे। जब भी उसके पास कोई हमसम आए वो उसमें टॉप अप करते रहे, ले समथिंग कॉल्ड अ टॉप अप, जहाँ पर अब वही प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है उसमें करो। या फिर कोई नया उस टाइम पे कोई नया NFO आया या कोई भी नया इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आया, अगर मैं अपने क्लाइंट्स को अपडेट करती रहती, उस टाइम पे अगर आपके पास पैसा है तो आप डालते रहो। कीप सेविंग, कीप इन्वेस्टिंग, एंड देन यू विल सी, यू विल रीप द रिटर्न्स। बहुत अच्छा रहेगा, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी दैट यू डन दिस। मतलब एक मेरी SIP जरूर होनी चाहिए जो मैं मंथली बेसिस पे डिसिप्लिन में कर रहा हूँ। हाँ। एंड सेकेंड इज लाइक जैसे अभी हमारे जो कैमरा मैन है इनके मंथली इनकम होती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जब वेडिंग सीजन आता है तो उनके पास 2 लाख 3 लाख लमसम आ जाता है, तो वो लोग डायरेक्ट वो पैसा लमसम में ऐड करते हैं। तो इधर मैं वही बोल रहा हूँ, अगर उनके पास ऐसे रेगुलर इनकम नहीं है तो जब भी एक लमसम चंक आए उसमें का 20% निकाल के रखे, अपने आप में वो डिसिप्लिन लगाए कि कि अगर जब भी मेरा आया, मेरे को 2 लाख आया तो मैं 20,000 25,000 50,000 मैं एक एक्स अमाउंट अलग ही रखूँ। तो 20% रखो, 25% रखो, जो भी रखो तो रखो अलग। मतलब आप एक एक्स अमाउंट अपने आप में डिसिप्लिन लगा लो, एक लमसम आया उसमें से मैं अलग रखने के पास। लाइक अभी हम लोग कैब में आ रहे थे तो मेरा इसके साथ यही डिस्कशन हो रहा था अभिषेक के साथ, कैमरामैन के साथ। क्या ही वॉज टेलिंग कि यार देख मंथली में जैसे आपने बोला कि एक्सपेंसेस फिक्स है तो एक SIP में कर दूंगा, लेकिन यार कभी कभी मेरे पास ऐसा आता है कि यार मेरे पास 10 लाख रुपए एक वेडिंग सीजन में मैंने कमा लिया, 5 लाख रुपए कमा लिया, तो वो पैसा का मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मंथली बेसिस पे करूँगा पूरा? नहीं भाई, तेरे पास आया तो जैसा आपने बोला कि उसको 5 लाख आया तो जितना जो भी 10% 20% जो भी आपको वो कंफर्टेबल, डायरेक्ट वो इन्वेस्ट कर। डायरेक्ट इन्वेस्ट करे, उतना भी किया तो भी उसके डिसिप्लिन हो जाएगा, खुद को भी वो। इफ वंस ही स्टार्ट्स ना, तो एवरी टाइम व्हेनेवर ही और शी रिसीव्स अ लमसम, शी विल रिमेंबर, नहीं लास्ट टाइम का मैंने जो डाला था उसका रिटर्न अच्छा है। सो वंस दैट हैबिट, इफ यू सी योर रिटर्न, यू विल गेट मोटिवेटेड टू इन्वेस्ट। तो मेनली वो है कि वो शुरुआत जरूरी है, बाकी आप खुद ही कर लोगे, बिकॉज म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स इतने अच्छे हैं तो आप खुद ही कर लोगे, लेकिन शुरुआत जरूरी है। राइट। और अगर आप वो नहीं करोगे तो वो एक्सपेंसिव होगा और कुछ नहीं हो सकता। डिसिप्लिन नहीं बनेगा डिसिप्लिन नहीं बनेगा तो नहीं होगा। एक्स अमाउंट आप डिसिप्लिन में रखो, वो भी नहीं हो रहा है आपको, जब भी आपके पास लमसम आ जाए उसमें से 10 20 30% जो भी आपका कंफर्टेबल है उसको इन्वेस्ट करते रहो, वो भी इनफ है। काफी फ्लेक्सिबल है मैम म्यूचुअल पे। हाँ, बहुत ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, लिक्विडिटी है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि फंड मैनेजर्स, आप अलग अलग बिजनेसेस में हो, दैट्स नॉट योर फील्ड, सो देयर इज समबडी हु इज मैनेजिंग योर मनी, सो व्हाई नॉट। मैम जैसा आपने बताया म्यूचुअल फंड में 500 to 1000 रुपीज से भी हम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, करेक्ट। बट मैम इन द लॉन्ग रन अगर हम देखें तो 1000 रुपये से वेल्थ क्रिएशन हो सकती है। गुड क्वेश्चन पार्थ अगेन। डेफिनेटली हो सकती है, अगर मैं रैंडम जस्ट जनरल एक जो हमारा हिस्ट्री है उस हिसाब से अगर मैं चलूँ, म्यूचुअल फंड की जो भी हिस्ट्री है अब तक की, 1,000 रुपये अगर किसी ने डाला है मंथली विदाउट थिंकिंग अबाउट प्रोडक्ट, और हर महीना वो डाल रहा है, तो 35 to 40 लाख 40 ईयर्स में वो 1 करोड़ आएगा।
तो करोड़पति बन सकता। 1,000 रुपए से भी करोड़पति? 1000 रुपए से भी बंदा करोड़पति बन सकता। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट कितना है वो म्यूचुअल फंड में, तो जितने साल आप ज़्यादा रखोगे उतना इफेक्ट आपको ज़्यादा आएगा। तो प्लस जैसे मैंने कहा कि लिक्विडिटी है, सब कुछ है, तो फिर 1000 रुपये तो 1000 रुपये, जो भी 1000 रुपये डाल करके अब बंदा भूल जाए और 30-40 साल तक वो 1000 रुपये ही इन्वेस्ट करे, तो भी उसके पास 1 करोड़ रुपये वापस आ सकता। आजकल यार 1,000 रुपए तो कुछ भी नहीं है मैम, यार पार्टीज वगैरह में ऐसे स्टार्ट अगर हम 1,000 रुपए से करें। और अर्ली स्टार्टर्स जो हैं, जैसे कि अगर किसी ने 25 में स्टार्ट किया तो उसको 1 करोड़ पहुंचने के लिए 1000 लगेंगे, लेकिन वही बंदा अगर 45 में स्टार्ट करता उसको 1 करोड़ पहुंचने के लिए 10,000 लगेंगे, क्योंकि उसका वही समझो 60th ईयर का हमने अगर हमने एग्जाम्पल लिया कि 60th ईयर में मुझे 1 करोड़ चाहिए, तो 25 साल का बंदे को कम पैसा लगेगा, 40 साल के बंदे को ज़्यादा पैसा लगेगा, और 50 में स्टार्ट किया तो और भी ज़्यादा लगेगा। मतलब अर्ली स्टार्ट एडवांटेज क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं। सो कम पैसे में ज़्यादा रिटर्न। तो जितना जल्दी आप स्टार्ट करो उतना आपको कम पैसे में सेम रिटर्न मिलेगा। इफ somebody who starts at 30, somebody who starts at 40, somebody who starts at 50, वो 50 वाले को बहुत ज़्यादा पैसे डालने पड़ेंगे, वही 1 करोड़ में। वही वो 25-30 वाले को बहुत कम पैसे डालने पड़ेंगे 1 करोड़। राइट। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। मैम जैसा आपने बताया म्यूचुअल फंड्स में हमें कंपाउंडिंग रिटर्न्स मिलते हैं, एग्जैक्टली कंपाउंडिंग क्या होता है? कंपाउंडिंग एक ही लाइन बोलूँगी कंपाउंडिंग के बारे में, इट इज़ अ 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इतनी जादू है ये कंपाउंडिंग बोर्ड में जो आपको आपके रिटर्न्स में दिखेंगी। जैसे कि हम लोग पहले के ज़माने में या फिर लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं ना, चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज पे ब्याज जो हम लोग बोलते हैं। तो अगर आपका समझ लो मोटा मोटा, मतलब मैं कोई मैथ्स नहीं कर रही हूँ, डोंट कोट मी ऑन द मैथ पार्ट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ इट वर्क्स। लाइक 100 रुपीज़ पे अगर आपको 15 रुपया इंटरेस्ट आए, अगले साल आपका 115 में आपको इंटरेस्ट आए, वैसे ही आपका पैसा ग्रो होता जा रहा है। मतलब 100 रुपीज़ ओनली इज इन्वेस्टेड, फिर उसके बाद 100 एंड 115 पे आपको रिटर्न आएगा। ऐसे करते करते आपका पैसा बहुत, मतलब ऐसे 5 टाइम्स 6 टाइम्स 8 टाइम्स 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि अगर हमने अब म्यूचुअल फंड का ही एग्जांपल लो, जो मैंने मेरा हिस्ट्री जो देखा है कस्टमर्स का, पहले 5 साल में समझ लो अगर 15% ही रिटर्न आया तो भी उसका 1.5 पौने 2 गुना या 2 गुना पैसा हो गया। अगले 10 साल में वो समझ लो 3 गुना हो गए। लेकिन 15th और 20th ईयर में इट इज़ लाइक अ जादू की छड़ी जैसे घूम जाती है, वैसे वो 5 टाइम्स टू 6 टाइम्स हो जाता है पैसा। ओके। सो जैसे कि अभी आपने रिटर्न देखे होंगे कि 25 लाख 1 करोड़ हो गया है, इन्वेस्टेड है 25 लाख, हो गया 1 करोड़, मतलब 4 गुना पैसा हो गया या 3 गुना पैसा हो गया। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट प्रोडक्ट यू आर इन्वेस्टिंग, मतलब इक्विटी का कौन सा प्रोडक्ट आपने चूज़ किया। अगर आपने एग्रेसिव चूज़ किया तो एग्रेसिव रिटर्न आएंगे, लेकिन 15% का भी रिटर्न पकड़े तो भी इट इज़ वेरी ह्यूज। सो कंपाउंडिंग इफेक्ट कम्स एट द लेटर ईयर्स, बिकॉज आपका एक कॉर्पस जमा होता है, वो कॉर्पस पे पैसा तो इसलिए कहा जाता है कि यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म। म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में ऐसे आप सोच भी नहीं सकते उतना रिटर्न आता है। तो रिस्क भी टाइम के साथ कम हो जाता है। रिस्क भी टाइम के साथ कम हो जाता है। रिस्क सी, अगर हम म्यूचुअल फंड का देखें तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि कोई भी 7 ईयर्स, अगर आप रैंडम 7 ईयर्स फ्रॉम द टाइम मार्केट हैज स्टार्टेड टिल टुडे, एनी रैंडम 7 ईयर्स नोबडी हैज लॉस्ट मनी। कोई भी रैंडम 7 ईयर्स निकालो आप, ऑफ ऑल द फॉल्स, बिगेस्ट फॉल्स लाइक कोरोना हो गया, मतलब कोई स्कैम्स हो गए, सब कुछ हो गया, वो सारे स्कैम्स को पकड़ के भी एनी रैंडम 7 ईयर्स नोबडी हैज लॉस्ट मनी इन मार्केट। हु हैज लॉस्ट मनी? जो शॉर्ट टर्म। सो लॉन्ग टर्म हम बहुत लॉन्ग टर्म नहीं बोल रहे, हम खाली बोल रहे हैं आप 7 साल तक मिनिमम इन्वेस्टेड रहो, 7 तो 8 साल, और 20 साल आप इन्वेस्टेड रहोगे तो आपको वंडर्स रिटर्न्स आएंगे। जैसे कंपाउंडिंग इफेक्ट ह्यूज आएगा। जैसे बाय राइट सिट टाइट बोलते हैं, वो एक्चुअली इट इज़ राइट। जैसे जैसे आई एम ए चैनल पार्टनर विद मोतीलाल, उनका एक ही फंडा है कि बाय राइट सिट टाइट। तो समझ में आया? तो इट्स नॉट अबाउट दैट एट ऑल। यू जस्ट इन्वेस्ट एंड स्टे पुट, डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू। और कोई मतलब देयर इज नो वेज दैट इट विल नॉट वर्क। योर कंपाउंडिंग इफेक्ट विल, जैसे आई स्टार्टेड विद द सेंटेंस 8th वंडर, डेफिनेटली इट्स एन 8th वंडर। यू विल बी अमेज्ड बाय द रिटर्न्स, बट उसको टाइम दो, डोंट टाइम इट, उसको टाइम दो, डोंट टाइम द मार्केट। अभी कम हो गया मैं इन्वेस्ट करूँगा, ज़्यादा हो गया मैं इन्वेस्ट करूँगा, मैं नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। यू कीप इन्वेस्टिंग, स्टे इन्वेस्टेड एंड एन्जॉय योर रिटर्न्स। वो आपका काम नहीं है, फंड मैनेजर को दे चुके हो आप अपने पैसे, तो इट इज़ हिज जॉब टू लुक आफ्टर योर मनी।
So definitely it will work. So compounding effect is the key of mutual fund actually. इस वजह से हम बोलते हैं आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट में 25-30 साल में एक्स अमाउंट आएगा, फिर आप रिटायरमेंट कॉर्पस आ गया, SW भी कर लिया, टू वे थिंग्स यू कैन, बट एटलीस्ट रिमेन इन्वेस्टेड फॉर इट। का लॉन्ग टर्म बहुत लॉन्ग टर्म में मतलब आपको 3 साल में डबल करके पैसा चाहिए, वो सब नहीं चलेगा इधर। आप लॉन्ग टर्म 3 साल में अगर आपको रिटर्न दिख रहा है आप उठा लो, नो प्रॉब्लम, आपका ही पैसा, बट डोंट टाइम इट। इफ़ यू हैव अ गोल लॉन्ग टर्म रखो। 10 साल के बाद वाला जो रिटर्न है ना, इट विल बी टू गुड। मतलब आप 10 साल का रिटर्न मत देखो, 10 से 20 वाला जो रिटर्न है ना, उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट इज वंडर। सो ऑलवेज रिमेंबर। अगर मुझे 10 करोड़ का कॉर्पस अगर मुझे रेडी करना है म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो मैम मुझे कितनी की SIP करनी? सबसे पहले तो तुम्हारी टाइमलाइन पर डिपेंड करता है कि आप कितने साल इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। तो अगर आप 25 साल माने आपको 25 ईयर्स, आज से 25 ईयर्स अगर आप इन्वेस्टेड रह सकते, तो आपको अराउंड 40,000 इज गुड इनफ टू क्रिएट अ कॉर्पस ऑफ 10 करोड़। ओके, एंड सेम थिंग अगर आप 20 साल में करना चाहते हो तो अराउंड 75-80,000 आपको करना पड़ेगा। ओके, तो आपके सी एज अ कस्टमर इफ somebody asks is depending on his age or whatever he started. So if somebody who's 40 who wants a 10 crore at 60, तो इसको आप 20 साल, मैं 20 साल सजेस्ट करती। उसमें आप अब बोल सकते हो कि उन्होंने अराउंड 75-80,000 मंथली डाला फॉर 20 ईयर्स, उसको हर आराम से उसको एक टाइम में 10 करोड़ का कॉर्पस ही कैन क्रिएट, एंड रेट ऑफ रिटर्न आई एम अज्यूमिंग टू बी 15%। ओके, अब मोटा मोटी 12% भी पकड़ा तो भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा रिटर्न होगा, लेकिन उसको अच्छा खासा कॉर्पस आएगा। ओके, रिमेनिंग इन्वेस्टेड। सेम चीज़ अगर वो 25 ईयर्स में करने को रेडी है, समबडी who's just 30, he can easily invest for 25 years, यस। तो उसको कम पैसे में ज़्यादा रिटर्न है, सेम रिटर्न है, क्योंकि वो ज़्यादा साल इन्वेस्टेड है। 10 करोड़ का अगर मुझे कॉर्पस रेडी करना है म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो मैम मुझे कितनी की SIP शुरू करनी पड़ेगी? जैसे कि मैंने कहा कि आपके टाइमलाइन पर डिपेंड करता है, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट लॉन्ग टर्म में ही आता है। और अगर आप मान लो 20 ईयर्स इन्वेस्टेड रहने के लिए तैयार है, तो अराउंड 75-80,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हो मंथली SIP में 20 साल के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, 20 साल के लिए अगर करते, और अगर मैं एवरेज रिटर्न हमारा 12-15% मारता है, ओके, और अगर हम वो रिटर्न अगर दैट इफ़ यू कैलकुलेट दैट रिटर्न, तो डेफिनेटली यू विल क्रिएट दैट 10 करोड़ कॉर्पस इन 20 ईयर्स। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइमलाइन है कि अगर कोई बंदा है जो ही इज़ यंग, ही कैन वेट टिल 25 ईयर्स और मे बी 30 ईयर्स, उसका आधे से वो काम देंगे, मतलब 40-45,000 में सेम कॉर्पस उसको मिलेगा, कम इन्वेस्ट करेगा और ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इफ़ यू स्टार्ट अर्ली एंड स्टे इन्वेस्टेड, कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा। अर्ली स्टार्ट करोगे, कम पैसे भरोगे और रिटर्न सेम है। तो 10 करोड़ के कॉर्पस में अगर 20 ईयर्स आप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो तो 75-80,000 रुपीज़, और अगर सेम थिंग अगर आप 25-30 ईयर्स करने के लिए तैयार हो तो 10 करोड़ नहीं, 10 करोड़ से ज़्यादा आएगा, उससे आधे पैसे में। तो रिटर्न फ्लक्चुएट हो सकता है, हम लोग यहाँ पे 12% के हिसाब, 12% to 15%, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्यूअर्स। यस यस, ओके, सिर्फ एवरेज, और वो दिया है 12% तो बेसिक होगा ही, मतलब, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि 12-15% के बीच में रेंज होता है। तो अगर वो भी पकड़ें तो भी कोई भी, मतलब जो कम रिटर्न, मतलब अगर 25 ईयर्स और 30 ईयर्स बंदा रखने के लिए तैयार पैसा, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट ह्यूज आएंगे, मतलब उसको 15 करोड़ भी आ सकता, कम इन्वेस्ट करके 15 करोड़ आए। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट SIP वी चूज एंड का टाइमलाइन, कितना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, कितना रेगुलरली वो करेगा। 20 ईयर्स to 20 ईयर्स डिसिप्लिन करेगा तो उसको श्योर शॉट ही कैन क्रिएट दैट कॉन्स। वी कैन वर्क रिवर्स हाउस, like you can tell me कि I want X amount, तो how much do I want to put, so we can work that way also, timeline के हिसाब से। तो I will not give exorbitant return का picture if there is only 5 years का horizon। so मैं जब भी ये रिटर्न बताती हूँ वो 20 ईयर्स का पिक्चर देख के बताता हूँ। जैसे हमेशा ही बोलते आ रही हूँ जब से ये पढ़ता शुरू हुआ कि लॉन्ग टर्म में श्योर शॉट अच्छा रिटर्न आता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है, एंड योर मनी विल ग्रो, द वंडर्स वो आपके साथ, ओके, सेविंग्स बहुत अच्छे रिटर्न। ओके। अगर मैम मैं आपसे पूछूं तो रियल एस्टेट में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में करना चाहिए? दोनों एक एक अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब मैं ये अच्छा वो बुरा ऐसे नहीं बोलते। जैसे मैंने कहा कि कस्टमर टाइमलाइन के कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करता है। देर आर वेरी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जिसके पास सारे इन्वेस्टमेंट्स हो चुके हैं, मान ले
उसने म्यूचुअल फंड में भी कर लिया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी कर लिया, इंश्योरेंस भी उसके बाद एडिक्वेट है, और अब क्या करना है, तो वो रियल एस्टेट में एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना है. सो इट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट टूल फॉर. But if someone who is like a middle class or an upper middle class who want to take real estate as an investment tool, it is not the good thing to do. जो बंदा खुद वो घर रहने के लिए ले रहा है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है. ही हैज़ टू टेक द हाउस बिकॉज ड्रीम है. उसका ड्रीम है एंड ही वांट्स टू बिल्ड हाउस फॉर हिज फैमिली, अ बिगर हाउस, और छोटे घर से बड़े घर जा रहे हैं, तो वो ड्रीम फुलफिल कर रहा है. वहाँ रिटर्न नहीं, बिकॉज यू स्टेइंग इन दैट हाउस. अभी हम रिटर्न देख भी नहीं रहे. देख भी नहीं रहे, तो वी आर नॉट कंसिडरिंग इट. बिकॉज अगर आप एक्चुअली ये सेम कैटेगरी का बंदा अपना खुद का घर ऑलरेडी हो चुका है, राइट, एंड ही हैज डन विद हिज होम लोन, और मे बी ही इज हियरिंग टू कंप्लीटिंग हिज होम लोन, और भी हैज मनी दैट ही कैन कंप्लीट हिज होम. उसके बाद उसको ऐसा लग रहा है कि चल और एक फ्लैट लेता हूँ एज एन इन्वेस्टमेंट. सो इफ़ ही आस्क्स मी, मेरा ओपिनियन ऐसा है कि ये रॉन्ग टूल है, बिकॉज रियल एस्टेट में लिक्विडिटी नहीं है. वो सेम 1 करोड़ का पर्पस, जब आप वापस एक EMI स्टार्ट करके आप एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो घर ले रहे हो, वो 1 करोड़ का कॉर्पस आप म्यूचुअल फंड में क्रिएट कर सकते. सो म्यूचुअल फंड अगर आप दे रहे हो, मान लो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको वो बेटर रिटर्न देगा, राइट. सो उसमें कैसे 15-20% हमने अभी बात की, 12% भी पकड़ा, तो भी इट इज़ मच हायर देन योर रेंट इनकम दैट यू आर गेटिंग आउट ऑफ दैट रियल एस्टेट इंडस्ट्री. तो आप ही कैलकुलेट करो, मतलब जो भी बंदा वो फ्लैट ले रहा है या घर ले रहा है, उस एरिया के हिसाब से, अगर वो बंदा समझ लो 5 करोड़ का घर ले रहा है या 4 करोड़ का घर ले रहा है, 1 करोड़ का घर ले रहा है, उस एरिया में आप दैट पर्सन शुड एक्चुअली कैलकुलेट हिज रेंट देयर एंड डू हिज मैथ्स ऑन हिज ओन, कि अगर मैं ये घर ले रहा हूँ और उस पर मुझे इतना रेंट आ रहा है और इस रेंट के हिसाब से मुझे ये रिटर्न आ रहा है, तो डेफिनेटली वो रिटर्न इज़ नॉट मोर देन 5%. एवरेज आप देखोगे तो 5% से ज़्यादा रिटर्न नहीं है. कोई एग्जांपल दे सकते? मतलब सब मान लो ये लीजिए, ये घर हम लोग यहाँ रह रहे हैं, तो ये 4 करोड़ का घर है ना, तो यहाँ पर समझो 3 BHK में आपको अराउंड 70,000 आपका रेंट आ. तो 70,000 के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तो 4 करोड़ पे मेरे को एक्स अमाउंट आ रहा है, विच इज़ हार्डली नॉट इवन 3% और 2% और 5%. तो वो रेट ऑफ रिटर्न मतलब बैंक से भी कम रिटर्न दे रहा है. इट इज़ जस्ट साइकोलॉजिकली दैट आई हैव अ फोटो चैट एज अ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन. बट मैम इन द लॉन्ग रन में घर की कीमत भी बढ़ेगी. कीमत बढ़ेगी, लेकिन आपका रेंट भी बढ़ेगा, लेकिन इन्फ्लेशन के हिसाब से ये प्रोडक्ट नहीं है काम कर रहा है. प्लस आपके पास लिक्विडिटी नहीं है. मैंने पहले स्टार्ट ही वो किया कि अगर बंदे के पास बहुत पैसा पड़ा ना, मतलब ही हैज़ ऑलरेडी इन्वेस्टेड ह्यूज इन म्यूचुअल फंड, ही हैज़ अ कॉर्पस इन म्यूचुअल फंड डाइंग डाउन देयर, ही हैज़ वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, वो सब कुछ है उसके पास, लिक्विडिटी भी है, बच्चे का एजुकेशन कंप्लीट हो गया, अब उसके पास पैसा है, तो रियल एस्टेट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट टूल. बट इफ़ दिस इज़ योर ओनली इन्वेस्टमेंट टूल, जैसे कि मेरे पास बहुत कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि मेरा अभी ये होम लोन कंप्लीट हो गया, मैं एक रिटायरमेंट के लिए एक घर लेके रखा, प्लस उसकी मेंटेनेंस, प्लस रनिंग अराउंड फॉर रेंट, दिस दैट, उसमें कितने सो मेनी थिंग्स आर देयर, मतलब उसमें एक्सपेंसेस भी है. एनीथिंग हैपेंस इनसाइड द हाउस, एवरीथिंग यू हैव टू पे. जो भी आपका हो रहा है, मतलब कुछ भी, मतलब सम कुछ खर्चा आ गया, कुछ और हो गया, तो आपके रेंट से ही पैसा जाना, प्लस आपको सोसाइटी मेंटेनेंस भरना है. तो सो मेनी थिंग्स आर देयर, मेंटेनिंग दैट हाउस ओवर द इयर्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. इंस्टेड ऑफ दैट आई कैन इन्वेस्ट दैट मनी म्यूचुअल. म्यूचुअल फंड में से कॉर्पस ही बनाना है, तो अब लिक्विड कॉर्पस बनाओ, मतलब उसमें रखो लिक्विड. लिक्विडिटी भी और मे बी रिटर्न्स भी कहीं ना You कहीं. need 10 lakhs, you have 10 lakhs. If you need 5 lakhs, you have 5 lakhs. अगर आप फ्लैट ले रहे हो, तो आप क्या करोगे, मतलब क्या बेचोगे उसमें से, और आपको लिक्विडिटी कहाँ से मिलेगी? सो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट. सो आई डोंट से एट द सेम टाइम मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल सजेस्ट करूँगी कि वो इंडिविजुअल अगर अपना पूरा पैसा जो इन्वेस्ट कर सकता है वो म्यूचुअल फंड में पूरा रियल एस्टेट में डाल रहा है, तो इज ब्लॉकिंग इज मनी. प्लस देर आर लॉट ऑफ पीपल हु कम टू मी जिसका होम लोन खत्म हो गया, वो वापस वो भर ले रहा है, सो दैट वो होम लोन का भी, तो वैसे भी मेरा मंथली जा रहा था, तो मैं और एक घर ले रहा हूँ, तो मेरे लिए रिटायरमेंट के लिए हो गया. नो, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट टूल, नॉट रॉन्ग इन्वेस्टमेंट टूल ना. तो वो खुद भी इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में करे और उसमें लिक्विडिटी रखे. नहीं कुछ भी, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स इन म्यूचुअल फंड यू कैन डू, लाइक उसमें भी आपका लिक्विडिटी बढ़ेगी, सब कुछ होगा. प्लस पैरेलल ऑल्सो आई सजेस्ट टू कस्टमर्स कि आप एक्स अमाउंट का EMI भर रहे हो, तो उसमें एक 5,000 और ऐड करो, तो आपका जो इंटरेस्ट पार्ट जो आपका है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होम लोन हैज़ टू बी फिनिश्ड ऑफ एज सुन एज पॉसिबल. आई ऑलवेज सजेस्ट टू माई कस्टमर्स, होम लोन कंटिन्यू नहीं रखो,
जब जितना हो सके उतना compete करो। और अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो विथ योर रेगुलर इनकम ऑफ एक्सपेंसिव वट एक छोटा SIP चालू करो विच विल बैलेंस योर इंटरेस्ट पार्ट और वट एवर वाट यूर गिविंग, जो आपको एक कॉर्पस क्रिएट करे। 25,000, 50,000, 1 लाख अगर आप होम लोन भर सकते हो तो 1,05,000 हो ही सकता है, 1,10,000 हो ही सकता है। करेक्ट। सो क्रिएट अ कॉर्पस जो आपको लिक्विडिटी देगा, आपको सब कुछ देगा उसमें, आपके लिए कंटिजेंसी फंड क्रिएट करेगा, सब कुछ करेगा। और कंटिजेंसी फंड ज़रूरी है वो सब। सो सो मेनी थिंग्स। सो रियल एस्टेट इज नॉट अ गुड टूल नहीं बोल रही। It depends on individual to individual. Just because somebody is into investing huge into real estate doesn't mean it has to work for you. आपका टाइमलाइन अलग है, आपका लाइफस्टाइल अलग है, आपका इनकम लेवल अलग है, तो इट वन थिंग कैनॉट बी डन टू अदर वन। मतलब एक चीज़ जो इसके लिए वर्क करती है वो तुम्हारे लिए वर्क करेगी ऐसा नहीं। तो इसके लिए आप एक्सपर्ट के पास जाओ जो आपको राइट एडवाइस देगा, वो आपको गाइड करेगा और उस हिसाब से आपका पूरा इन्वेस्टमेंट जर्नी कंप्लीट होगी जिसमें आप अच्छे से आपका इन्वेस्टमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब यू बी वेरी हैप्पी टू इन्वेस्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैम आपने कंटिजेंसी फंड करके एक वर्ड यूज किया, व्हाट एग्जैक्टली इट इज? सो ये एक पॉइंट मेरा अभी मतलब काफ़ी टाइम से मेरे को दिमाग में था जो मैंने आपको कवर नहीं किया था। तो इन जनरल कैसा होता है कि अगर मैं सैलराइज हूँ या फिर मैं बिजनेस पर्सन हूँ, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला बिजनेस पर्सन का इरेगुलर इनकम होता है, तो बिजनेस पर्सन उतने में उतना रखते हैं कंटिजेंसी फंड क्योंकि उनको पता है उनका इरेगुलर इनकम है। कंटिजेंसी फंड ऐसा होता है कि अगर मैं ये इनकम नहीं आए मुझे, अगर मैं सैलराइड हूँ और अभी जैसे कोरोना टाइम्स आ एंड सो मेनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स, सो इन फाइनेंशियल मतलब हम लोग जो एडवाइस देते हैं मेरे कस्टमर्स को, उसमें वो हम लोग ये एडवाइस देते हैं कि 6 months ऑफ योर सैलरी शुड बी सेट असाइड, ताकि कुछ भी हो जाए, कभी भी ऐसे लॉस ऑफ जॉब ये सब हो जाए तो आपकी फैमिली का लाइफस्टाइल सेम होना चाहिए जब तक आप दूसरा जॉब नहीं मिल गया। और देर आर टाइम्स व्हेन पीपल आर स्विचिंग जॉब्स एंड स्टार्टिंग सम ओन बिजनेस और वट एवर। सो ये कंटिजेंसी फंड इज द वर्ड इटसेल्फ इज कंटिजेंसी, इमरजेंसी। सो अगर कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर मेरी सैलरी नहीं आ रही है तो 6 months तक मेरा घर चलना चाहिए जब तक मैं कोई स्टॉप गैप अरेंजमेंट नहीं करूँ। तो मेरे पास एक 6 months का टाइम, 6 months तक मेरा घर वैसे ही चलेगा, मेरा ये जो भी ऊपर नीचे हुआ या फिर मेरा सैलरी, मेरा जॉब का कुछ प्रॉब्लम हुआ, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, तो जब तक आई कम अप विद दैट उसमें ही मेरा फैमिली का लाइफस्टाइल सेम है। तो दैट इज़ अ फर्स्ट स्टेप व्हेन आई सजेस्ट टू माई क्या कि सबसे पहले आप एफडी में रखो पैसा। आपका जो भी ये एफडी में 6 months से कंटिजेंसी फंड से ज़्यादा पैसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट मनी यू आर कीपिंग फॉर योर पीस ऑफ माइंड। वहाँ पर आप ग्रोथ नहीं देख रहे हो और रिटर्न नहीं देख रहे। सो कंटिजेंसी फंड इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑलवेज, सबके लिए, मतलब नॉट ओनली सैलराइड और नॉट ओनली एनी। कोरोना टाइम्स में लोगों ने देख लिया ना, सो अभी तो इट वाज ऑल द मोर रीजन दैट यू कीप दैट मनी सो दैट योर हाउस होल्ड रन्स। बाकी का देखा जाए बाद में, टिल द टाइम यू कम अप एंड यू नो कवर अप योर लोन्स एबिलिटीज जो भी रहेगा या नया जॉब ले लिया जो भी है, तो तब तक आपको पीस ऑफ माइंड, एक तरफ से पीस ऑफ माइंड होगा। करेक्ट। तो अगर महीने का खर्चा 50,000 है तो आप वो पैसा 6 महीने का पैसा रखो, उससे ज़्यादा ही रखो इफ़ यू कैन। करेक्ट। So that also can be done to mutual fund. Also, we have liquid funds where we keep the money. It's the safest fund where we be there and तो आपको जैसा चाहिए वैसा आप निकाल सकते हो। So instruments बहुत है, लेकिन वो कंटिजेंसी फंड होना जरूरी हर एक इन्वेस्टर के। मैम म्यूचुअल फंड में तो मैं खुद से भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ ना, तो व्हाई आई नीड अ प्रोफेशनल? या डेफिनेटली आप कर सकते हो, लेकिन अगर मैं कोई बंदा है जो म्यूचुअल फंड में करना चाहता है, मान लो देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स वेयर वी कैन गो एंड डू, बट हाउ डू यू नो विच इज़ अ राइट प्रोडक्ट फॉर? How do you know your risk appetite? How will you know your timeline? How does that जो आप प्लेटफॉर्म जहाँ पर भी आप जा रहे हो वो वहाँ पर वो जानता है क्या कि आपका गोल कौन सा आपके लिए ज़रूरी है? क्या वो जानता है आपको पर्सनली एज टू हाउ व्हाट इज़ योर वर्क प्रोफाइल, हाउ इज़ योर बिजनेस, वेदर यू आर इन सैलरी, और आप वो डज ही नो एनीथिंग अबाउट यू? But if you have a one-to-one with somebody who's an expert who understands it, who can choose a product for you, there everything you only have to do. सब कुछ आपका प्रोडक्ट आप ही चूज करोगे, बट आर यू श्योर दैट यू आर choosing the right product which will give you that return of whatever goal you are chosen?
आई डोंट नो. इफ yes, then you're most more than welcome. You can go and take it. कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे समझता है सब कुछ, मैं ले लूँ. लेकिन नॉट ऑल ऑफ देम आर लाइक दैट. सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू चूज एन इंटरमीडियरी who will help you guide through and be with you through the journey. Okay, secondly, service part. There is a सबसे major part is not investing. Investing is just 10% of your journey. Main major part is the service. Okay. फिर there are times when if somebody starts an SIP, उसके बैंक चेंज होते हैं. एग्जाम्पल दे देना है, सैलरी चेंज हो गया, कभी आज वो इंडियन था, कल वो NRI हो गया. So there are so many things, so many factors where you would need a person who can help you, guide through you on that process. वो एक प्रोसेस है, तो फिर आप हर एक जगह भी डू यू नो इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन एक्स म्यूचुअल फंड, उसका AMC ऑफिस किधर है? कहाँ जाओगे आप? पेपर डिजिटल हो रहा है, सब कुछ आजकल डिजिटल हो रहा है, बट डू यू हैव टाइम टू अंडरस्टैंड कि कौन से AMC में जाना है, कहाँ पर मेरा वो बैंक चेंज होगा, मेरा नॉमिनेशन चेंज करना है, बिकॉज सो मेनी थिंग्स आर देयर आर टू मेनी थिंग्स as far as service is concerned. So I'm not saying that that is wrong and this is right, but you should think twice before you go direct and buy. And if you're an expert, please go ahead and buy. But most of the people prefer an intermediary. What I have seen. And if they meet an intermediary, they understand. And if they have availed the service over the years, now if you ask my customers, they have. I'm sure they also know there are platforms where they can directly go and invest, but they prefer to invest through me. For a reason, because they know me, how I have given them the service. उनका जो भी इन्वेस्टमेंट्स मेरे थ्रू नहीं भी हुए हैं, उनके भी सर्विस मैंने दी है उनको. So then they know how it works. But at the same time, both platforms are good. It's up to you. But definitely service is a part and advice is a part. Correct. So at right advice, आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है is very important. और क्यों अच्छा? Okay. सो जैसे मैंने कहा कि एडवाइज़र आपकी पूरी जर्नी में साथ में रहता है. तो वो जर्नी आपको स्टार्ट करने के लिए अगर आपने रॉन्ग प्रोडक्ट से ही शुरू किया, तो फिर वो प्लानिंग ही ख़त्म हो जाए. अनलेस यू जस्ट वांट टू इन्वेस्ट एंड देन रिमूव मनी, और वो सब, मतलब आपका कोई प्लानिंग नहीं है, आप खाली इन्वेस्ट करना है, तो यू कैन गो अहेड एंड यूज़ दोस. जैसे कि हेल्थ इंडस्ट्री में, हेल्थ इंश्योरेंस में मेजरली इट इज़ सर्विस रिलेटेड, राइट? तो वहाँ पर कितना काम, तो काफी बार क्लेम्स अटक किसको बोलते? so where you'll go if you're taking it from an online platform. Do you ever know where their office is, where their service points is, touch points कहाँ पर भी? People don't know. Okay. और होता है उसने, मतलब फिर आपको ही अपलोड करना है, आपको ही स्कैन करना है, आपको ही कॉल करना है, हेल्पलाइन को कॉल करनी है. तो यहाँ पर एक डायरेक्ट कॉल से हो सकता है. तो 5-6 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में जब मेन लाखों और एंड ऑफ द डे रिटर्न प्रोडक्ट का ये सेम ही रहता है, कोई फर्क नहीं है. ओके. मतलब जैसे आप इंश्योरेंस भी देखोगे तो देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस, बिकॉज व्हेन दे शो इट इज डिफरेंट, व्हेन यू एक्चुअली गो एंड बाय इट विल बी डिफरेंट. एंड इवन इफ इट इज लेसर देन व्हाट अ डायरेक्ट एजेंट इज गिविंग यू, आई थिंक इट इज अ बाइस चॉइस, द सर्विस इज अ मेन पार्ट. करेक्ट. डायरेक्ट डेफिनेटली रिटर्न थोड़ा ज़्यादा आएगा, लेकिन 1-2% के रिटर्न्स के लिए अगर आपको करना है तो आप श्योरली कर सकते हैं. सो थैंक यू मैम. बहुत सारी चीज़ें आपने हमारे साथ शेयर की. आई होप मेरे व्यूअर्स के लिए भी ये बहुत इम्पैक्टफुल पॉडकास्ट रहेगा, जिन्होंने अब तक इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं. थैंक यू मैम. Thank you, Pa. Thank you for calling me. Hope there was value addition to the 100%. Sure. Thank you.